देखिए, दो तीन चीजें बहुत अहम हैं, वो हमको शुरू में ही याद रखें हम तो बेहतर होगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में एग्रीकल्चर को हमारे फ्रेमर्स ने एक स्टेट सब्जेक्ट माना है। इसमें से कुछ एंट्रीज कॉन्करेंट लिस्ट में और कुछ ट्रेड की एंट्रीज यूनियन लिस्ट में भले ही हो, लेकिन अगर हम ऑन द होल देखें तो एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और ये सही भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे भारत के लिए कोई एक कृषि नीति बनाना बहुत मुश्किल काम है और उसमें तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमने वक्तन फवक्तन इन समस्याओं को करीब से देखा है। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि एक राज्य के अंदर भी इतनी विविधताएं होती हैं। अगर मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, इन दोनों के बीच में व्यापक फर्क है। जो नीति हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बनाते हैं, वहां पर गन्ने का बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि सब सिंचित जमीन है और बहुत ज्यादा तादाद में शुगर मिल्स हैं, तो किसान गन्ना उगाते हैं, उनको अच्छे दाम उसके मिलते हैं। बुंदेलखंड में गन्ने का एरिया बिल्कुल नहीं है और बुंदेलखंड में दालें उगाते हैं लोग और तिलहन उगाते हैं, क्योंकि वहां पर सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो जाहिर है कि दोनों जो प्रदेश के अंदर भी जिले हैं या क्षेत्र हैं, उनकी नीति बिल्कुल एक सी बना पाना बहुत मुश्किल काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इस योजना को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम कृषि की नीति संबंधी कोई बातचीत करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं। अगर आप जमीनों की ओनरशिप को लें तो किसी राज्य में, अगर आप बिहार की एग्जाम्पल ले लें या पश्चिमी बंगाल की एग्जाम्पल ले लें या पूर्वी उत्तर प्रदेश को हम देखें, तो वहां पर 0.3 हेक्टेयर से लेके 0.5 हेक्टेयर तक की ऑपरेशनल होल्डिंग है। और हम पंजाब की एग्जाम्पल लें तो वहां पर 3-3.5 हेक्टेयर की ऑपरेशनल होल्डिंग है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग बाहर चले गए हैं या उन्होंने खेती छोड़ दी है, तो वो अपनी जमीनें दूसरे लोगों को किराए पर देते हैं और उस पर खेती होती है। तो ये भी एक विविधता है। सिंचाई का बहुत बड़ा विविधता है राज्यों के बीच में। पंजाब और हरियाणा में देखें तो 95-98% तक सिंचाई है। उत्तर प्रदेश में भी 80% सिंचाई है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, झारखंड ले लीजिए, वहां 20% भी नहीं है। तो ये भी राज्यों की स्थिति अलग अलग है और इसीलिए ये उचित होता है कि हम एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से अपनी नीतियों का निर्धारण करें। ये तो पहली बात है जो मैं निवेदन करना चाहता था। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने खासतौर से पिछले 7 साल में, जब से मोदी सरकार बनी, मैं उस सरकार में सचिव रहा, तो कई ऐसी नीतियां लाई गई जो कि कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अहम हैं और किसानों की आमदनी बढ़े इसका प्रयास था और बेहतर मार्केटिंग हो सके इसका प्रयास था। अगर हम इसमें बहुत संक्षेप से मैं बताना चाहूंगा कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया। आपको याद होगा कि 2012-13 में बहुत ज्यादा दालों को लेके इन्फ्लेशन था और अरहर की दाल के दाम 200 रुपए तक पहुंच गए थे। तो सरकार ने शुरू में 500 करोड़ का एक फंड बनाया और दालों के बहुत अच्छे एमएसपी निर्धारित करते हुए उसकी खरीद बनाई गई। इसके बाद ई नैम हम लोगों ने बनाया, जिसका मकसद ये था कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से खरीदारों की संख्या बढ़े। वो अभी तक मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत कामयाब है, लेकिन बहरहाल एक कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए और उसके बारे में भी लोगों की तरह तरह के विचार हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उन राज्यों की अपेक्षाकृत जहां बीमा की कोई योजना नहीं है, उन राज्यों के किसानों की बेहतर स्थिति है जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाते हैं। ये दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता था। तीसरी बात यह है कि हमारे देश के कुछ राज्यों ने, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख है, जहां पर शुरुआत हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, उन राज्यों की राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया और अपने यहां ऐसा अच्छा एपीएमसी मंडीज का एक जाल बिछाया कि किसी भी किसान को बहुत ज्यादा चलना ना पड़े, बहुत ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े और वो अपनी फसल लेके
एक एपीएमसी की मंडी में लाएं और वहां पर बहुत अच्छी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की गई। आप सभी को शायद मालूम होगा कि देश में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और ये हुआ कि अब उत्पादन बढ़ेगा, तो उसी साल एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया गया और उसी साल में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चली और पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि वहां के किसानों को गेहूं का शुरुआत में गेहूं से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद धान का उत्पादन बढ़ता चला गया। तो ऐसी व्यवस्था वहां पर बनाई गई कि किसानों को वो मूल्य मिल सके। और यही जो इन दो राज्यों की कामयाबी है, वही आज, ये एक अजीबोगरीब बात है कि वही आज एक बहस का मुद्दा बनी हुई है और बहुत से लोग जिनको पूरी इसकी जानकारी नहीं है वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे कोई पंजाब ने बहुत गलत काम किया हो या पंजाब बहुत देश विरोधी काम कर रहा हो। तो ये सब बातें नासमझी की बातें हैं और इन राज्यों की राज्य सरकारों को मैं ये अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने अपने किसानों को उचित मूल्य दिलाने का पूरा प्रयास किया। अब चौथा पॉइंट ये है कि गेहूं और धान का जो प्रोक्योरमेंट हम करते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा देश में स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो स्ट्रक्चर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से शुरू हुआ। उसने जगह जगह अपने वेयर हाउसेज बनाए, बहुत बड़ी तादाद में वेयर हाउसेज किराए पे लिए गए और ये व्यवस्था की गई कि जिन राज्यों में सरप्लस है उन राज्यों से प्रोक्योर करके गेहूं और चावल उन राज्यों में भेजा जाए जहां पर डेफिसिट है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पंजाब और हरियाणा से गेहूं उत्तर प्रदेश में जाता है, पंजाब और हरियाणा से गेहूं बिहार में जाता है जो कि खुद बहुत बड़े उत्पादक हैं, लेकिन वहां पर सरप्लस नहीं है, वहां पर प्रोक्योरमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन राज्यों की पीडीएस की जरूरत भी पंजाब हरियाणा से ही पूरी की जाती रही है। पिछले कुछ सालों में यानी कि 2006 से 2008 के बीच में जब पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस हुआ तो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया और उसका अप्रूवल दिया गया नेशनल जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। तो उसकी मीटिंग हुई और उसकी मीटिंग में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया और उसी का नतीजा है कि अब देश के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रोक्योरमेंट की अच्छी व्यवस्था हो गई है, उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश हम ले लें, गुजरात ले लें, इसके अलावा छत्तीसगढ़ लें, उड़ीसा लें, बिहार में भी तकरीबन 20 लाख टन धान का प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है, बंगाल में हुआ है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो इन राज्यों में भी काफी प्रोग्रेस हुई है। अब सवाल यह है कि क्या ये संभव है देश के लिए या देश की व्यवस्था के लिए कि हम गेहूं और चावल के अलावा बाकी चीजों का भी प्रोक्योरमेंट इसी तरह से शुरू कर सकें। तो मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यूपी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का एमडी रहा हूं, भारत सरकार में मैं एफसीआई में ईडी रहा हूं, सीएमडी रहा हूं, तो मैं ये बात बहुत बार मैंने लिखा भी है, बहुत बार मैं इस पर बोलता भी हूं कि किसी भी सरकार के लिए, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वो सारी कमोडिटीज का प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर कर सकें। गेहूं और चावल के मामले में भी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था इसलिए कामयाब हम कह सकते हैं एक हद तक है कि इनको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से बांटते हैं। हालांकि ये हमें याद रखना चाहिए कि ये सरकार के लिए बहुत महंगी व्यवस्था है और जो गेहूं हम 18 रुपए का लेते हैं, तकरीबन 18 रुपए, मैं दशमलव में नहीं जा रहा हूं, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट 25 रुपए तक हो जाती है। और इसी तरीके से धान हम खरीदते हैं, यानी कि करीब 24-25 रुपए का एमएसपी पड़ता है अगर हम चावल की टर्म्स में निकालें, और उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाती है 35 रुपए। तो ये काफी महंगा ऑपरेशन है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इसको सरकार इसलिए चलाती है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार का ये मैंडेट है कि देश के 67% लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गेहूं और चावल बहुत सस्ते दामों पर 2 रुपए किलो में भारत सरकार गेहूं देती है राज्य सरकारों को और 3 रुपए किलो में चावल देती है।
अब सवाल ये है, हमने ये देखा पिछले एक साल में, क्योंकि ये एक तरह से बड़ी अच्छी बात है कि कृषि में लोगों को दिलचस्पी शुरू हुई है। वरना आप देखें कृषि का कोई भी मैटर अखबार के छठे आठवें पेज पर हुआ करता था, और पहले दूसरे पेज पे बड़े बड़े इंडस्ट्री के मैटर्स हुआ करते थे, जीएसटी में क्या हुआ और पीएलआई स्कीम क्या हुई वगैरह वगैरह। तो अब कृषि में लोगों को दिलचस्पी हुई है, सारे टीवी चैनल्स इस पर डिबेट कर रहे हैं और बहुत लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले एक साल में हमने देखा कि काफी दाम मक्का के गिर गए। तो ये कहा गया कि देखिए कुछ किसानों ने हरियाणा में खास तौर से और पंजाब में भी धान की जगह मक्का उगाया। बिहार में रबी की फसल में भी मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन वहां पर एमएसपी के अगेंस्ट उनको आधे पैसे में या एमएसपी से 800-700 रुपए कम में लोगों को मक्का बेचना पड़ा। तो सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए यह संभव है या उचित है कि सरकार मक्का खरीदे। इसी तरीके से अगर हम बाकी कमोडिटीज को ले लें, रागी को ले लें, क्योंकि करीब 2 साल पहले सरकार ने एक फैसला किया कि हम सारी चीजों का एमएसपी फिक्स कर देंगे A2+FL और उसके ऊपर 50% जोड़ देंगे। मैं ये समझता हूं, हालांकि कहने वाली बात नहीं कि ये फैसला गलत था, क्योंकि कोई भी चीज का दाम बगैर डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखे हुए फिक्स नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन आने वाले थे, सरकार ने ये फैसला उस वक्त किया और कई चीजों के दाम में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, एमएसपी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड उतनी नहीं है, तो मार्केट के दाम कम है और एमएसपी ज्यादा है। अगर हम मक्का की एग्जाम्पल लें तो वक्तन फवक्तन असल में जो हमारे देश का रूलिंग एलीट है वो वेजिटेरियन है, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में। तो वो वेजिटेरियनिज्म को बहुत प्रमोट करता है और उसकी वजह से अक्सर वो बेशतर ऐसे मैसेज झूठे सच्चे व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं कि ये पोल्ट्री खाने से ये हो जाता है तो ये बीमारी फैल जाती है वगैरह वगैरह। उसकी वजह से पोल्ट्री का कंजम्पशन जनवरी फरवरी 2020 की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें गिर गया, कोरोना आने से पहले। फिर कोरोना आ गया तो बिल्कुल कंजम्पशन डाउन हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि मक्का की डिमांड बिल्कुल कोलैप्स कर गई। जब मक्का की डिमांड कोलैप्स की तो मक्का का एमएसपी 1850 रुपए था और वो बिक रहा था 1200 रुपए में। अभी इस खरीफ में पंजाब में इतना गिरा। तो क्वेश्चन ये है रत्नू साहब और दोस्तों की, क्या सरकार के लिए ये संभव है कि वो मक्का खरीद ले? अगर वो मक्का खरीद लेगी तो क्या करेगी, कहां उस मक्का को रखेगी? वो मक्का जिन राज्यों में खरीदी जाएगी वहां से उसको दूसरे राज्यों में ले जाना पड़ेगा, तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उसमें हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बाकी कमोडिटीज की भी बात करें, वो चाहे बाजरा हो चाहे रागी हो और जो 22 कमोडिटीज है जिसका एमएसपी डिक्लेयर होता है, तो सरकार के लिए मैं बिल्कुल साफ तौर पे ये बात कह सकता हूं, ये संभव नहीं है कि सरकार सारी चीजों को एमएसपी पे खरीदे। तो अब लास्ट पॉइंट ये है कि मान लिया कि सरकार सब चीजों को एमएसपी पे नहीं खरीद सकती, तो साहब किसान क्या करे? किसान की समस्या ये है कि आप देखिए कि बहुत सारे लोग, इकोनॉमिस्ट और हमारे साथी और सरकार खुद आजकल ये कहती है कि भाई किसान वो चीजें उगाएं जिसकी मार्केट में डिमांड हो और एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कम हो जाएगा तो वो फसलें उगाने लगेंगे जिनको मार्केट खरीदेगा, जिसकी मार्केट में डिमांड होगी और उनको बेहतर दाम मिलेंगे। किसानों का कहना यह है, और मैं किसानों से पूरी तरह सहमत हूं, कि साहब हमको वो तरीका बता दीजिए, आप हम वो फसल हमें बता दीजिए जिसका उचित मूल्य हमको बाजार से मिल सके। जितनी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं आप देखते हैं कि उसके दाम बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, सिवाय गन्ने के, क्योंकि गन्ने के केस में सरकार ने ये फैसला किया हुआ है कि अगर निजी शुगर मिल भी गन्ना खरीदेगी तो भी किसान को एफआरपी पेमेंट करना पड़ेगा, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और किसी भी फसल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार कहे कि आप इससे कम दाम में नहीं खरीद सकते सिवाय गन्ने के। इसीलिए गन्ने की फसल और सभी फसलों के मुकाबले में सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो सवाल ये उठता है कि किसानों के इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए कि ऐसी कौन सी फसल हम उगाएं साहब कि जिसके हमको मुनासिब दाम मिल चुके। 2014 में जब नई सरकार बनी तो हमारे मंत्री बने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, आज भी मंत्री हैं। उन्होंने कहा सिराज साहब, क्योंकि जब मैं एसडीएम था तो वो तो बच्चे रहे होंगे,
तो वो सिराज साहब कहते थे, हालांकि मेरे बॉस थे, मिनिस्टर थे, वो कहने लगे सर जी आप बता दीजिए हम कौन सी फसल उगाएं, आप हमसे मत पूछिए, हमारे ऊपर मत छोड़िए, आप बता दीजिए कि हम कौन सी फसल उगाएं जिसका हम मुनासिब दाम मिल सके। तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सब लोगों के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, और मैं चाहता हूं कि नरेश सिरोही साहब भी आ गए, उनको मैं सलाम करता हूं। सारे इकोनॉमिस्ट की कोई ऐसी व्यवस्था बनाए भारत सरकार, वो ये बताए कि आखिर जो ये दामों का फ्लक्चुएशन है इससे किसानों को कैसे बचाया जाए। इसकी कोशिश भी एक बार ये की गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, कि हम इनको इंश्योरेंस के माध्यम से इनकी इनकम सिक्योर करें, क्योंकि इनकम का इंश्योरेंस अमेरिका वगैरह में डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, लेकिन हमारे देश में मेरा ऐसा मानना है कि इंश्योरेंस के माध्यम से इसको करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में किस रेट पे किसान बेच रहा है उसकी मंडी की व्यवस्था ही कैप्चर कर पाना मुश्किल है। तो अब मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि असल मुद्दा यह है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश में ऐसी क्या व्यवस्था हो। जाहिर है कि ये एमएसपी नहीं हो सकता, ये एफआरपी भी नहीं हो सकता, हालांकि कोई भी सरकार उसको छूने की पोजीशन में अभी नहीं लगती, गन्ने के किसानों में हाहाकार मच जाएगा। जो हम गेहूं और धान के किसानों के साथ करना चाहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि सरकार कर रही है, अगर वही चीज हम गन्ना के किसानों के साथ करना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल है। तो क्या ऐसी पॉलिसी हो, क्या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की पॉलिसी हो सकती है जैसा कि चीन में है, वो किसानों को पर हेक्टेयर बेसिस पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देते हैं और किसानों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो कौन सी फसल उगाएं। अब क्वेश्चन ये है कि मक्का हम खरीद लेंगे तो करेंगे क्या। देखिए 2008 और 10 के बीच में जब मैं एफसीआई में उस जमाने में होता था, 6 से लेके करीब 10 तक, तो मक्का खरीदी जाती थी। हम आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में मक्का खरीदते थे। उस मक्का को फिर राज्य सरकारें बेचती थी टेंडर के माध्यम से, और भारत सरकार उसको रिइंबर्स करती थी, तो उसमें भी भारत सरकार का काफी नुकसान होता था। अब सवाल यह है कि जब आप किसी भी चीज को खरीदते हैं तो सरकार के ऊपर सारे रूल्स रेगुलेशंस, जितनी गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो लागू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूं कि प्राइवेट ट्रेड जब गेहूं और धान खरीदती है तो रत्नू साहब और उमेन दत्त साहब वो कोई नए बैग में पैकिंग नहीं करते हैं, वो पुराने गनी बैग में पैकिंग करते हैं। सरकार जब उसको खरीदती है तो उसको जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से नया गनी बैग खरीदा जाता है। वो नया गनी बैग पुराने गनी बैग से 2 गुना या 3 गुना महंगा होता है, तो कॉस्ट का एक एलिमेंट बढ़ गया। सरकार जब ट्रांसपोर्टेशन करती है तो टेंडर के माध्यम से करती है, तो अगर हम पूरे साल का टेंडर करते हैं तो उसके कुछ रेट आते हैं, और जब प्राइवेट सेक्टर उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है तो 8 टन की गाड़ी में वो 12 टन ले जाता है, तो उसके रेट कम होते हैं। सरकार के ट्रांसपोर्टेशन में ये शर्त है कि हम 8 टन से ज्यादा एक गाड़ी में लोड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार की कॉस्ट ज्यादा आती है, प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट कम आती है। अगर सरकार इतना मक्का खरीद लेगी तो वो मक्का बेचेगी फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री को, जाहिर है कि उसको बहुत लॉस पे बेचेगी। तो क्या उससे बेहतर ऑल्टरनेटिव ये नहीं होगा कि हम मक्का के किसानों को डायरेक्टली इंसेंटिवाइज कर दें कि भाई आप अगर धान से मक्का में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि हरियाणा ने इस साल किया भी 7,000 रुपए पर एकड़, तो इस तरह की कोई फिगर हम निकाल के, लेकिन ये काम होगा स्टेट बाय स्टेट, ये पूरे इंडिया के लिए कोई एक पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि दत्त साहब ने कहा कि पंजाब और हरियाणा ने हमें फूड सिक्योरिटी दी, अब आज हम उनके किसानों के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत गलत लोग कर रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के बारे में तरह तरह की बातें लिखते हैं। उन्होंने फूड सिक्योरिटी दी है 40 साल, बहुत मेहनत उन्होंने की है, तो उनको हमें जो उनका लॉस ऑफ इनकम उनको लग रहा है कि होगा, उसके कॉम्पेंसेशन का कोई तरीकाकार निकालना पड़ेगा। देखिए जो एफसीआई के गोदाम हैं वो तो आपने देखे होंगे, वेयर हाउस है, उसमें तो कोई भी कमोडिटी स्टोर हो सकती है। और कई राज्यों में, अगर हम गुजरात की मिसाल लें तो गुजरात में ग्राउंड नट खरीदा जाता है एमएसपी पे, वो उन गोदामों में स्टोर होता है ग्राउंड नट। इसी तरीके से
महाराष्ट्र में और पंजाब में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन खरीदती है, वो भी स्टोर हो सकता है। तो वो तो गोदाम है, उसमें कोई भी चीज स्टोर हो सकती है। सवाल ये है कि उस स्टोरेज में फिर बहुत तरह की समस्याएं हैं। मतलब खाली रत्नू साहब पैसे का इशू नहीं है। हमने पेपर में लिखा है कि भाई आप पंजाब में क्यों गेहूं बांट रहे हैं पीडीएस में, और वहीं से प्रोक्योर कर रहे हैं, वहीं बांट रहे हैं। तो अगर हम पंजाब में लैंडलेस लेबर भी हैं, हम किसी और के खेत में काम करते हैं, हमको गेहूं और चावल वहां से मिलता है। हमको अगर आप पैसा देंगे तो हम अंडा खा लेंगे, हम चिकन खा लेंगे, हम दूध पी लेंगे, हम दाल खरीद लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देश में कितनी टेनेंसी है ये तो किसी को मालूम नहीं है। जो एनएसएसओ के सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 10% टेनेंसी है, लेकिन हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इससे कहीं ज्यादा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30% एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से टेनेंसी थी, और आंध्र प्रदेश ने तो एक कानून बनाया था, उसके तहत जो टेनेंट था वो भी क्रॉप लोन ले सकता था केसीसी पे, और वो इंश्योरेंस भी ले सकता था। ये जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम इसको कानूनी जामा पहनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो बदल गए और उन्होंने ये कह दिया कि आपको जो लैंडलॉर्ड है उससे लिखा के लाना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब आपको क्रॉप लोन मिल सकता है या आप इंश्योरेंस मिल सकता है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब पिछली गवर्नमेंट थी, जगन से पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, उसमें ऐसा नहीं था। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, और इसका भी कोई आसान हल किसी के पास नहीं है कि कैसे उन टेनेंट्स को हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान दरों पर, कम ब्याज पर हम लोन दें और उनको फसल बीमा योजना में एलिजिबल बनाएं बीमा के लिए। लेकिन इसकी कोशिशें, जैसा कि मैंने कहा, कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई हैं, और वहां ये किसी हद तक कामयाब भी था। हालांकि बहुत सारे लोग वहां भी नहीं ले पा रहे थे, टेनेंट वहां भी क्रॉप लोन नहीं ले पा रहे थे। ये मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई हल इसका निकालना पड़ेगा। और मैं ये चाहूंगा कि जो ये फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है रतनू साहब, कम से कम इससे ये बात स्पष्ट हो जाए कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का कोई रिफॉर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक आप टेनेंट फार्मर के मसले को हल ना कर लें। क्योंकि अभी क्या है कि कोई भी किसान जाके फर्टिलाइजर सस्ते दामों पर खरीद सकता है। अगर आप डीबीटी देंगे तो सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके नाम में जमीन है, पैसा सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके नाम में जमीन दर्ज है। तो जो टेनेंट है उसको मिलेगा नहीं कुछ भी। और जैसा कि मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 30% टेनेंसी है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि और स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा है बनिस्बत उसके जो रिकॉर्ड्स में दिख रही है। देखिए, कई स्टार्टअप्स देश में हैं जो इस तरह की सुविधाएं किसानों को आईटी के माध्यम से दे रहे हैं। छोटे छोटे लेवल पे ये किसी हद तक कामयाब भी है, जिसमें वेदर सर्विसेज हैं, सॉइल कंडीशंस हैं, रेनफॉल की कितना रेनफॉल होगा, सॉइल मॉइस्चर कितना है, सीड्स की क्या स्थिति है। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जगह जगह हो रहे हैं, और उसके लिए किसान थोड़ा बहुत पे भी कर रहे हैं। बेसिक बात यह है कि वो मॉडल कामयाब तब होगा जब उसके लिए जो स्टार्टअप है वो पेमेंट जनरेट कर सके। इस तरह का पहले एक मॉडल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी पायलट एक बनाया था, मगर उसमें उसको चला रहे थे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रांट से। तो जब तक वो सेल्फ सर्विस का मॉडल नहीं हो कि अपने आप वो इकोनॉमिकली वायबल हो, तब तक वो कैसे चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस स्पेस में आ रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एग्रीकल्चर को इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि पूरे देश में इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि लैंड होल्डिंग पैटर्न बहुत अलग है, सॉइल कंडीशंस अलग अलग हैं, मार्केटिंग की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो बहुत मुश्किल है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सब जगह के लिए ऑपरेट हो। अब देखिए, पंजाब हरियाणा में मार्केटिंग सिस्टम इतना अच्छा है, जगह जगह मंडी है, किसी भी किसान को 2-4 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना है अपनी फसल बेचने के लिए। लेकिन वही चीज आप देखिए कि कई स्टेट्स ऐसी हैं वहां मार्केट ही नहीं है। अब झारखंड है, वहां तो कोई एपीएमसी है ही नहीं, बंगाल में बहुत वीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये
पॉलिसीज स्टेट लेवल पे ही बननी चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ नीतियां ऐसी हैं कि वो एक नेशनल लेवल का मार्केट क्रिएट करने के लिए जरूरी है। जैसे दूध है, अब आप देखिए दिल्ली में जो दूध आता है तो वो खाली दिल्ली के आसपास से नहीं आ रहा है, वो गुजरात से भी आ रहा है दूध, बिहार से भी दूध आ रहा है दिल्ली में। जो मछली हम दिल्ली में कंज्यूम करते हैं वो आंध्र प्रदेश से आ रही है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसीलिए जैसा कि कहा गया कि उमेन दत्त साहब ने कहा कि इस पे पॉलिटिकल तरीके से विचार विमर्श होना चाहिए। देश में बहुत ज्यादा लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं, और जाहिर है कि आप कोई भी सिस्टम बना लें तो वो इतने लोगों को एक डिसेंट इनकम प्रोवाइड करने में बहुत मुश्किल पाएगा। इसलिए पहली बात तो ये है कि हमारे बाकी सेक्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ जब वापस आएगी तभी एग्रीकल्चर से लोग दूसरे सेक्टर्स में माइग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये है कि हम जो इकोनॉमी में शॉक ट्रीटमेंट देते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, अचानक कोई ऐसा फैसला करते हैं कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत एडवर्सली इफेक्ट होती है, इससे हमें बचना चाहिए। किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो किसान है हमारे दोस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मैं भी हूं, रत्नू साहब भी इस चीज को समझ लेंगे, वो तो बड़ी आसानी से एक बात कहते हैं कि जी शुगर केन का रिटर्न अगर हमें 100 रुपए है तो पैडी प्लस व्हीट अगर हम उगाते हैं तो सिर्फ 47 रुपए हमारा रिटर्न है। आप हमसे ये 47 भी छीनना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमको कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि हमारा रिटर्न उतना ही कम से कम रह जाए जितना हमको आज की डेट में मिल रहा है। और इसको रखने के लिए जाहिर है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मैं समझता हूं कि बेहतर तरीका है, क्योंकि भावांतर स्कीम में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो हमने मध्य प्रदेश में देखा कि वो सरकार उसको पहले समझ नहीं पाई, और उसकी वजह से काफी समस्याएं वहां और बढ़ गई भावांतर स्कीम में। तो जैसा कि सिरोही साहब ने कहा कि ये जो एजिटेशन चल रहा है ये खाली इन 3 कानूनों के बारे में नहीं है, बल्कि ये भरास निकल रही है पिछले 40 साल की। और जगह के किसानों से भी जो हमारी बातचीत होती है इलाहाबाद में या बिहार में, वो भले ही यहाँ शामिल ना हो एजुटेशन में, लेकिन उनको भी अब ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने काफी कुछ खोया है एमएसपी नहीं मिलने की वजह से। तो सारी रिपोर्ट्स जितनी हमने रत्नू साहब लिखी हैं पिछले 5 साल में, हमने देखिए रिपोर्ट लिखी बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में, पंजाब के बारे में, मध्य प्रदेश के, सारी रिपोर्ट्स में हमने ये कहा पंजाब हरियाणा के अलावा कि आप धान का प्रोक्योरमेंट अपने यहाँ बढ़ाइए। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि प्रोक्योरमेंट मत करिए। तो जाहिर है कि ये एक तरीका था किसानों को उचित दाम दिलाने का। तो जब तक कोई और तरीका ना आप निकाल पाए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का, असल में चाइना में तो ये होता है ना रत्नू साहब कि वो तो एमएसपी कम भी कर देते हैं। जैसे उनको लगा कि किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो वो उसका एमएसपी घटा देते हैं। दूसरा क्या होता है कि उनके एक प्रदेश में ज्यादा एमएसपी है, दूसरे में कम है। अब ये चीजें यहाँ संभव नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर और ज्यादा गहन विचार विमर्श की जरूरत है, और राज्यों के साथ और ज्यादा एंगेजमेंट हमको चाहिए, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में हमको इन इश्यूज पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।